नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से दोस्तों सामान्य हिंदी का एक टेस्ट पेपर। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो टेस्ट पेपर है ये सेम पैटर्न है जिस पैटर्न में दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों पूरी ईमानदारी से इस टेस्ट को लगाना है और अपना आकलन स्वयं करना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है या आपको अभी तैयारी करने की और ज़रूरत है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस टेस्ट को देने के लिए मैंने एक रूल बनाया है। ठीक है, रूल नहीं कहेंगे, ठीक है, एक प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम है कि प्रश्नों की कुल संख्या दोस्तों इसमें 10 है। ठीक है, कितनी है? 10। यदि आपके 10 सही होते हैं तो आपको A+ मिलेगा, आपके 9 सही होते हैं दोस्तों तो A मिलेगा, आपके 8 सही होते हैं तो B+ और 7 सही होते हैं तो B। लेकिन यदि आपके नीचे क्वेश्चन 7 के नीचे यानी कि 6 भी होते हैं सही तो मान के चलिए दोस्तों आपको D मिल रहा है। और D कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों उन सभी को मेहनत की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। तो आप एक पेन कापी लिख लो। ठीक है, पेन कापी ले लो और ऑप्शन लिखते चलो। ठीक है, लास्ट में दोस्तों आप बताना कि 10 में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है दोस्तों? अस्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। याद रखना, जिसका सही हुआ होगा दोस्तों ईमानदारी से लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, ये हमने पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमको सिर्फ टेस्ट नहीं लगाना भाई, टेस्ट के साथ हमको बहुत सारी चीज़ें सीखना भी है। ठीक है, जैसे जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे असाध्य रोग कहते हैं। ठीक है, और किसी बात को करने का निश्चय जो होता है दोस्तों उसे संकल्प कहते हैं। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध कहते हैं और जो अनुकूल हो उसे वैध कहते हैं। जो पूजा के योग्य हो दोस्तों उसे पूज्य कहते हैं। याद रखना, पूज्य कहते हैं, पूजनीय नहीं कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जल या समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं और पेट की आग को दोस्तों जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण दोस्तों अभिभाषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। आपको ये सारे पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, किसी साहित्य कृति की समालोचना करने वाला उसे हम समीक्षक कहते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को दोस्तों थाती कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थाती। ठीक है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को थाती कहते हैं। ठीक है, जिसका जन्म ना हो उसे अजन्मा कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। और अगर एक ही माता से उत्पन्न होते हैं तो सहोदर कहते हैं। जिसके बराबर का कोई ना हो उसे अनुपम कहते हैं। क्या? जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहते हैं। और गोद में सोने वाली स्त्री को अंकसायिनी कहते हैं। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला जो कष्ट से संपन्न होने वाले को दोस्तों कष्ट साध्य कहते हैं। ठीक है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वया संधि कहते हैं। ठीक है, और जो जानने वाला हो दोस्तों उसे अभिज्ञ कहते हैं। अनभिज्ञ मत कर देना। ठीक है, अनभिज्ञ मतलब दोस्तों जो कुछ नहीं जानता। ठीक है, जो सत्व रज व तम तीनों गुण से परे हो दोस्तों उसे निर्गुण कहते हैं। ठीक, ये सारे फैक्ट हैं, एक एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, आपसे बन जाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, तो चलिए भाई बताइए स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। ठीक है, यड़ संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, स्वच्छ शब्द में है यड़ संधि। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि है। ठीक है, जब मैं आपको संधि पढ़ाया था दोस्तों, आपने संधि वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देखना। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बता चुका था, है ना। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। मैंने ये चीज आपको बताया था। ठीक है, आपको मैं एक चीज ये बताया था दोस्तों कि आपको दीर्घ स्वर संधि में क्या करना है, जहां भी बड़ा आ, जैसे देवालय में क्या हो रहा है? देवधन आलय। ठीक, तो बड़ा आ रहा है। परीक्षा में दोस्तों परिधनिच्छा आता है तो बड़ी ई आ रही है। भानुद में दोस्तों बड़ा ऊ आ रहा है। जहां भी बड़ा आ बड़ी
ई बड़ी ऊ आता है दोस्तों, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। और गुण स्वर संधि में क्या होता है, जहाँ सिर्फ एक मात्रा लगी हो, क्या, जहाँ सिर्फ एक मात्रा लगी हो ऊपर दोस्तों, वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। जैसे नरेश में एक मात्रा लगी है, परोपकार मुँह पर एक मात्रा लगी है, और देवर्षि में दोस्तों री ऋषि का आया है, ठीक है, तो याद रखना वहाँ गुण स्वर संधि होती है। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने बोला था जहाँ दो मात्रा लगी हो, देखिए सदैव में द के ऊपर दो मात्रा लगी है, मतलब बड़े एक ही मात्रा लगी है, ठीक है, मतलब आई की मात्रा लगी है। और महूसद में भी दोस्तों औ की मात्रा लगी, मतलब दो मात्रा लगी है। जहां ऊपर दो मात्रा दिखती है वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि या यज्ञ का, ठीक है, रा रस्सी का और वा वजन का, ठीक है, इनके पहले दोस्तों अगर आपको आधा शब्द दिखता हो तो वहां य स्वर संधि होती है, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, अत्यधिक में या के पहले आधा ता है, स्वागत में हुआ के पहले आधा सा है, और मात्राज्ञा में दोस्तों याद रखना, मात्राज्ञा को कैसे लिखते हैं, मात्र धन आज्ञा, क्या लिखते हैं, मात्र धन आज्ञा, ये इसका संधि विच्छेद होता है। तो मात्र, ये त्रा जो लिखा है ना दोस्तों, इसको भी ऐसा लिखते हैं, आधा ता प्लस रा, ठीक है, तो रा के पहले क्या आ रहा है, आधा ता आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहां भी यह संधि होती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको तीन अक्षर का शब्द दिखे, या अन दिखे, आय दिखे, आओ दिखे, आबू दिखे, इस प्रकार के शब्द दोस्तों यहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है। अय, आय, आओ, ठीक है, अन, इस प्रकार के, जैसे पवन हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द में दोस्तों अयादि स्वर संधि होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आप अपना आंसर क्लिक कर लीजिए भाई, ठीक, इतना ही समय मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में, है ना, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है भाई, शब्द के आदि में होता है, आदि बोल दे, चाहे आरंभ बोल दे, चाहे प्रारंभ बोल दे, चाहे शुरू बोल दे, ठीक है। तो ये शब्द क्या होते हैं दोस्तों, याद रखना, उपसर्ग शब्द के आदि में लगता है, ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आदि में लगता है। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है, ये बता दिया। प्रत्यय का प्रयोग धातु या शब्द के अंत में होता है, क्या होता है, धातु या शब्द के अंत में होता है, ठीक है। वे प्रत्यय दोस्तों जो धातु में जोड़े जाते हैं, धातु मतलब दोस्तों क्रिया होता है, जैसे खाना, पीना, चलना, ठीक है, तो ये होता है दोस्तों धातु जैसे होते हैं, ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या दोस्तों 28 मानी गई है। ये दोस्तों याद रखना फैक्चुअल डेटे हैं, सब आपको याद होना चाहिए। हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं, 28 है। कृदंत प्रत्यय याद रखना दोस्तों क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, और वे प्रत्यय जो दोस्तों धातु मतलब क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तन मन धन में कौन सा समास है, ठीक है, तो याद रखना दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। लेकिन यहाँ तो 3 पद हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों 3 पद हो चाहे 2 पद हो, यहाँ पर आपका होगा द्वंद्व समास। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी पद प्रधान हो गए हैं, ठीक है। तो तन मन धन, ठीक है, यहाँ द्वंद्व समास है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने समास पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। देखिए समास क्या होता है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में कहना, ठीक, मतलब ये भी शब्दों का समूह होता है ना। तो इसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, ठीक है, मतलब पहले वाला जो पद होता है पूर्व पद होता है, और बाद वाला जो पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया दोस्तों राजपुत्र, क्या लिख दिया, राजपुत्र। तो राजपुत्र किस शब्दों से मिलकर बना है, एक तो राजा से बना है, एक पुत्र से बना। तो राजा जो है दोस्तों पूर्व पद होता है और पुत्र क्या होता है, उत्तर पद होता है, ठीक है। आगे और बताऊंगा। अव्ययभाव समास क्या होता है दोस्तों, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, मतलब पूर्व पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास में दोस्तों याद रखना जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब दूसरा पद प्रधान हो। कर्मधारय समास में दोस्तों याद रखना इसमें उपमान हुआ, उपमेय और विशेषण और विशेष संबंध होता है, ठीक है। द्विगुणी समास में क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। बहुब्रीहि समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें क्या होता है, कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ उदाहरण ले लिया मैंने, जैसे लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर ये इतने सारे शब्द दिए हैं, आप इन सारे शब्दों को पहचानिए कि इनमें कौन कौन सा समास है, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लंबोदर,
लंबोदर मतलब दोस्तों क्या होता है, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान श्री गणेश। क्या लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान श्री गणेश। देखिए यहाँ पर गणेश जी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है लंबोदर, लेकिन हम जैसे ही कहेंगे लंबोदर, गजानन, ठीक है, हम कहते हैं ना संकट हरण, विघ्न हरण, तो हमारे मन में दोस्तों क्या होता है, गणेश जी का ध्यान आ जाता है, मतलब वहाँ कोई तीसरा अर्थ निकल जाता है। तो इस प्रकार के समास में कौन सा समास होता है, इस प्रकार के पदों में दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण की नीलकंठ, अगर मैंने बोला नीलकंठ, ठीक है, तो आप कहोगे नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव या भगवान शंकर, तो यहाँ क्या होता है, तीसरा पद प्रधान हो जाता है। अब उदाहरण नंबर दूसरा है राजा प्रजा, तो देखिए राजा और प्रजा दोनों पद प्रधान हो गए, मतलब दोस्तों यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। दस आनन, ठीक, दसानन मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए दसानन मतलब 10 है आनन जिसके, मतलब 10 है आनन जिसके, मतलब दोस्तों आनन मतलब होता सर, 10 है आनन जिसके मतलब रावण, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चक्रपाणी, अगर दोस्तों दसानन आया क्वेश्चन में एग्जाम में, वहां पर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं दिया होगा, तब आप दोस्तों वहां द्विगु समास भी लगा सकते हो। ठीक, क्या लगा सकते हो, द्विगु समास। क्यों, क्योंकि द्विगु समास का पहला शब्द संख्यावाची होता है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात भगवान विष्णु चक्र रखते हैं ना, तो वही चक्रपाणी। ठीक है, महावीर, महावीर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, महान है जो वीर। क्या, महावीर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, महान है जो वीर। और महावीर में कौन सा समास होगा बताइए, देखिए महान है जो वीर, क्या महान है जो वीर। अब इसमें कौन सा समास होगा, इसमें समास हो जाएगा दोस्तों आपका, कौन सा समास होगा बताइए, कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा, महान वीर। ठीक, महान है जो वीर, कर्मधारय समास। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो कर्मधारय समास में हो सकती है, इसलिए कर्मधारय समास को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ना, महान है जो वीर, मतलब दोस्तों ऐसा वीर जो महान है। यहाँ क्या हो रहा है, विशेषण विशेष से संबंध हो रहा है। क्या हो रहा है, विशेषण विशेष संबंध हो रहा है, क्योंकि कौन सा वीर, महान वीर, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, वीर की। कौन, महान शब्द, तो विशेषण विशेष या उपमा उपमेय शब्द होता है। जैसे एक और शब्द उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, महान है जो पुरुष, महान है जो देव। ठीक है, या फिर इसके बाद कह सकते हैं हम कि परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक, तो इस प्रकार में दोस्तों क्या होता है। लेकिन जैसे मान के चलो आपको उपमेय उपमान, तो हम कहते हैं ना नील कमल, नीले हैं कमल जिसके। ठीक, लेकिन यहाँ तीसरा अर्थ नहीं निकलता है ना, वहाँ पर उपमेय उपमान और विशेषण विशेष का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठंडा गर्म, यहाँ तो स्वाभाविक बात दोस्तों द्वंद्व समास आएगा। यथासंभव, मैंने बताया था कि यथा हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, हर हो गया, और अनु हो गया, बड़ा आ हो गया, इस प्रकार के शब्द यदि आते हैं तो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। क्यों, क्योंकि इसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिकूल में पहला शब्द प्रति है, इसलिए अव्ययभाव समास। चतुर्भुज में दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, चतुर्भुज में हो जाएगा आपका चतुर्भुज, 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 पहला शब्द क्या आ रहा है, संख्यावाची, यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक, महादेव मतलब क्या हो जाएगा, महान है जो देव, मतलब कर्मधारय समास। पुरुषोत्तम मतलब दोस्तों पुरुष है जो उत्तम, पुरुष जो है जो उत्तम, पुरुषोत्तम में क्या हो जाएगा बताइए, पुरुषोत्तम में क्या होगा बताइए, पुरुषों में उत्तम, पुरुष है जो उत्तम नहीं, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष है जो उत्तम ऐसा मत करना भाई। ठीक है, पुरुषों में उत्तम या पुरुषों में उत्तम, जब मैंने बताया था कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से अपादान के लिए, संबंध काके की अधिकरण में पर। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ अधिकरण वाली जो होती है सप्तमी तत्पुरुष में, तो याद रखना यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आपको समास वगैरह क्लियर आना चाहिए। अगर आपने पुरुषोत्तम को पुरुषों में उत्तम किए तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर आपने पुरुष है जो उत्तम ऐसा बोल दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने बोला ना कर्मधारय और तत्पुरुष में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आती है ना। इसके बाद नेक्स्ट है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, यहाँ पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि संबंध तत्पुरुष क्या होता है, भाई जब मैंने समास पढ़ा है सब बता चुका हूँ। तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं ना कारक के अनुसार। ठीक, यदि सप्ताह जो है दोस्तों, सप्ताह सात, सप्ताह मतलब क्या होता है 7 दिनों का समूह, तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या हो गया, संख्यावाची, यानी द्विगु समास। तिरंगा, 3 रंग का समूह है तिरंगा, यहाँ भी द्विगु समास हो जाएगा। मन चाहा, मन से चाहा, क्या मन से चाहा, तो यहाँ दोस्तों याद रखना यहाँ तत्पुरुष समास होगा, लेकिन यहाँ दोस्तों जो करण तत्पुरुष होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से
मतलब कर्दृढ़ तत्पुरुष होता है, और धनहीन मतलब दोस्तों धन से हीन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अलगाव का भाव हो रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान में दोस्तों अलगाव का भाग आता है, यहाँ भी अपादान तत्पुरुष होगा। और महापुरुष मैंने बता चुका, महान है जो पुरुष, महापुरुष मतलब कर्मधारय समास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, बताइए चिरंतन का विलोम शब्द होता है नस्वर। क्या होता है चिरंतन का विलोम शब्द? नस्वर। मैं आपको एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप विलोम शब्द को नहीं पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और विलोम शब्द को दोस्तों आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार नजर मारना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अंत का आदि, अंतरंग का बहिरंग, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंदर का बाहर, अकाल का सकाल, अगला का पिछला, ठीक है, अवर का प्रवर, अवनति का उन्नति। ऐसे आपको दोस्तों क्या करना है, एक बार पूरे ध्यान से विलोम शब्दों को पढ़ लेना है, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। यहाँ दोस्तों मैंने बहुत सारे विलोम शब्द दिया है स्वर वाले, आ से लेके औ तक, ठीक है, पूरे आ से लेके औ तक स्वरों को यहाँ पर कलेक्ट किया है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91 पे मिलेगी, वहां जाके पढ़ना। ठीक, चलिए उपल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बताइए भाई, उपल का पर्यायवाची शब्द होता है पत्थर। क्या होता है? उपल का पर्यायवाची शब्द होता है पत्थर। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसका आंसर बहुत जल्दी बता दिया, लेकिन अपनी आत्मा में हाथ रख के बोलना कि आपको इसका अर्थ पता था कि नहीं। यदि नहीं पता था तो ये मान के चलो कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, तुक्के मत लगाना। ठीक, अपनी अंतर आत्मा से अपना आकलन स्वयं करना। ठीक है, उपल का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों पत्थर। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, पत्थर को पाहन भी कहते हैं, पाषाण भी कहते हैं, प्रस्तर भी कहते हैं, और उपल तो कहते ही हैं। ठीक है, पानी को दोस्तों जल, नीर, पयस, पानीय, मेघ पुष्प, वारी, सलिल, सारंग कहते हैं। इस प्रकार से पवन, वायु, वात, हवा, समीर, बयार, अनिल, मारुत। एक पुष्प को प्रसून, गुल, सुमन, कुसुम, फूल। ये सारी चीज आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप नहीं पढ़ोगे आपसे नहीं बनेंगे, मैंने बता दिया, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। जब तक नजरों के सामने नहीं आएगी हिंदी के शब्द तब तक नहीं बनते। अप्रूवल का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है? तो अप्रूव करवाने जाते हैं ना हम लोग, क्या होता है? अप्रूव करवाने जाते हैं मतलब अनुमोदन होना, किसी चीज के लिए सहमति प्रदान करना, अनुमोदन होना। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है पूरे एग्जाम प्रीमियर लीग के अनुसार से। ठीक है, ये मैंने आपको अभी हिंदी परिभाषित शब्द का एक वीडियो दिया था, लेकिन और आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लाया हूँ दोस्तों, इनको भी आपको याद कर लेना है। क्या करना है? याद करना है। ठीक है, क्यों भाई? याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, और इसको पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मगही किस उपभाषा की बोली है? तो याद रखना दोस्तों, किस उपभाषा की बोली होती है मगही? बताइए। मगही जो होता है दोस्तों बिहारी की उपभाषा है। ये क्वेश्चन मैंने कम से कम दोस्तों अभी यूट्यूब चैनल में हिंदी के वीडियो में कम से कम 10 बार पढ़ा चुका हूँ। कितने बार? 10 बार। ठीक है, तो याद रखना मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की है। ठीक है, ये वाली टेबल आपको याद रखना चाहिए, रट डालना। बिहारी, भोजपुरी, मगही मैथिली की उपभाषा, पहाड़ी में कुमाऊनी गढ़वाली, पूर्वी हिंदी में दोस्तों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी में कोरवी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, और राजस्थानी में दोस्तों मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। ठीक है, ये पांचों जो है दोस्तों आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं? बताइए भाई। थोड़ा रुक जाता हूँ 5-10 सेकंड। रस के कितने अंग होते हैं? ठीक है, जो वीडियो देख रहे होंगे उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। ठीक है, और जो नहीं देखेंगे वो बाद में पछताएंगे। ठीक, चलिए रस के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 9, 10, 11 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपने तो लगा लिया होगा ना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि रस के होते हैं 4 अंग। ठीक, मैंने अंग पूछा हूं दोस्तों, प्रकार नहीं पूछा था। ठीक है, याद रखना रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया दोस्तों क्योंकि एग्जाम हॉल में आप क्या होते हो, जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां करते हो। ठीक है, तो ऐसी गलतियां ना करना दोस्तों कि रस के अंग देख लिए कि ऑप्शन में तो 4 नहीं है, और ऑप्शन देखे ही नहीं कि इनमें से कोई नहीं भी वहां पर ऑप्शन था। ठीक है, तो 9, 10, 11 इनमें से कोई नहीं, इनमें से आंसर हो जाएगा दोस्तों रस के कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, चलिए इस रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? स्थायी, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। अनुभव की संख्या 8 मानी जाती है, होते हैं तो होते हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। माधुर्य गुण को श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। इसमें कौन सा रस है यहाँ पूछा जाएगा? तो याद रखना दोस्तों हास्य रस, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है? हास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
शोक विकल सब रोबहि रानी, रूपशील तब बल्लु तेज बखानी। ठीक है, इसमें कौन सा है? करुण रस। करुण रस का क्या होता है स्थायी भाव? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, याद रखना भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। इसमें कौन सा रस होगा? इसमें हो जाएगा वीर रस। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह है। क्या होता है? उत्साह है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें क्या होता है दोस्तों? रौद्र रस। क्या होता है? रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? अर्जुन को यहाँ कहा जाता है क्रोध आ जाता है। ठीक, चलिए। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। इसमें दोस्तों विभत्स रस होता है और इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों जुगुप्सा या घृणा। क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। कौवा बैठ के आंख निकाल के खा रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीजों में क्या होता है? घृणा आता है। ठीक है, अखिल भुवन चंद्र सब हरिमुख में लकी मातू। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? अद्भुत रस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। ठीक है, अखिल भुवन चंद्र सब हरिमुख में लकी मातू। ठीक है, ये छोटे छोटे सेंटेंस लिखा हूँ, पूरा सेंटेंस लिखोगे तो आपको समझ में जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आप रस पहचानने में क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। मन रे तन कागद का पुतला। जहां भी ये सेंटेंस दिखे दोस्तों तो याद रखना शांत रस है। कौन सा है? शांत रस। उसका भाव स्थायी भाव होता है निर्वेद या सम। ठीक है, निर्वेद या सम होता है। ठीक है, चलिए। किलकत कान गुटुरवन आवत है, वात्सल्य रस है। इसमें क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? तो शुद्ध वर्तनी होती है दोस्तों। इसमें कौन से शब्द की शुद्ध वर्तनी है? आप लगाइए भाई। शुद्ध वर्तनी इसमें है पोस्ट मास्टर की। शमशान गलत लिखा हुआ है, शमशान में ये वाला सा नहीं आता है, इसमें आता है ये वाला। ठीक है, शमशान। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सोचनी में भी क्या होता है? सोचनी में भी ये वाला सोच आता है। ठीक है, सोचनी है। ठीक है, इसके बाद दुष्कर में ये वाला दुष्कर आता है, षटकोण वाला। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लो भाई। एक और PDF है। ठीक है भाई, यहाँ पर एक PDF नहीं लग पाई यार, लास्ट वाली। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो शुद्ध वर्तनी वाली थी वो, है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। ठीक, तो दोस्तों देखो, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन कराए हैं। ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और अपनी कैटेगरी लिख देना वहाँ की, आप किस कैटेगरी में हो, A+, B+, B+ या D। ठीक, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।